नमस्कार दर्शक मित्रों। आज हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान उमाकांत जी लखेड़ा है। एक वरिष्ठ पत्रकार, राजनीति और विदेश नीति के मामलों के विशेषज्ञ, अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया की बात करें, आज तो हम सीमित बात करने वाले हैं इनसे। अभी जो अमेरिका ईरान का समझौता हुआ है और ट्रंप ने जो अनाउंस कर दिया कि नाउ स्टार्ट योर इंजिन्स, तो हमें उमाकांत जी से दो ही छोटे प्रश्न पूछने हैं कि क्या बदल गया है 2 दिन में। परमाणु बम अब ईरान छोड़ देगा, ये संधि 60 दिनों के बाद भी आगे चलेगी। अभी इजराइल को पसंद नहीं आया है तो इजराइल का रवैया क्या रहेगा। तो उमाकांत जी के पास समय की आज काफी तकलीफ है। इसके बीच चलते हुए भी, इतनी व्यस्तताओं के बीच उन्होंने हमें समय दिया है। दर्शक मित्रों, तो हम, मेरी ओर से जितना बोलना था मैंने बोल दिया। प्रश्न 3 है उमाकांत जी आपके लिए। एक है समझौता जो ट्रंप ने अनाउंस किया ईरान और अमेरिका के बीच, ड्रीम कम ट्रू जैसी बात है, अभी भी सच नहीं लगता। दूसरी बात कि इजराइल नाराज है, तो इजराइल इसमें 60 दिन में भी कुछ लेबनान में कोई करा के कोई इसको तोड़ने का प्रयत्न करेगा क्या। और तीसरा, इससे क्या क्या बदला है। हॉर्मुज खुल गया तो 1/5 यानी 20% तेल और गैस की जो आवाजाही है उसके ऊपर से काबू अब खत्म हो गया है। बस ये मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए आप हमें, ट्रंप ने जो अनाउंस किया स्टार्ट योर इंजिन्स, तो हम आपको विनती करेंगे कि स्टार्ट योर इंजन एंड गाइड अस। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जय नारायण व्यास साहब, और मैं आपका बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने अपने तमाम दर्शकों से आज मेरा सौभाग्य है कि आपने उनसे रूबरू होने का मुझे अवसर दिया। मैं कृतज्ञ हूं आपका, और मैं आपको बारे में बहुत सालों से जानता हूं। आप एक बहुत कर्मठ पब्लिक सेवा में 50-60 साल आपको हो गए, और अभी भी आप अपने अपने राज्य को और अपने लोगों को आप जागरूक बनाने के अभियान में लगे हुए हैं। उसके लिए आपका शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो आपने सर सबसे पहले जो सवाल पूछा कि क्या होने वाला है, मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि डील हो चुकी है, और ये मैं बता सकता हूँ कि बेंजामिन नेतन्याहू को ट्रंप ने जिस तरह से लताड़ लगाई, और 8-10 दिन पहले से ये चल रहा था। हालाँकि ये खबरें काफ़ी दिन से ये तैर रही थी कि मतभेद पैदा हो रहे हैं, युद्ध को ख़त्म करना है। और युद्ध जब हुआ, उसके पहले भी इज़राइल ने घसीटा अमेरिका को इस युद्ध में। और जब जी, इस युद्ध से ट्रंप के भीतर, ट्रंप के लोगों ने, एडवाइजर्स ने बोला कि सर हम तो बड़ी, यहाँ युद्ध करना तो बड़ा सरल होता है, युद्ध से बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम होता है। और इज़राइल ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने घसीटा जबरदस्ती। जबकि ये जो न्यूक्लियर बातचीत हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बातचीत, खamenei साहब, जो सीनियर खamenei साहब जिनको मारा गया, जी, वो ये डील कर चुके थे। ये फाइनल था, ये डील हो चुकी थी। जो आज ये जब वो परमाणु डील हो रही है, हो जी, चुकी थी। लेकिन चूंकि इज़राइल ने भड़काया ट्रंप को, एडमिनिस्ट्रेशंस को उनके, कि नहीं नहीं नहीं, डील मत करो, हमको तो रिजिम चेंज करना है। रिजिम चेंज करना का मतलब वहां एक पिट्ठू सरकार बनानी है, और एक बार झटके में पिट्ठू सरकार आप गठित बना दोगे। तो वेनेजुएला में उन्होंने कहा कि जैसे वहां कपड़े बदल दिए रात ही, एक एक जी, कोट पहना दिया, दूसरा कोट पहना दिया, तो ऐसे कोट पहना दो यहाँ। तो इनको, जबकि ट्रंप के पास जानकारियां थी कि देखिए इज़राइल को, जो इज़राइल में जो जनता है, जो आवाम है, वो आवाम पूरी तरह देशभक्त आवाम है, और वो माफ नहीं करेगी और वो छोड़ेगी नहीं। तो लेकिन इसके बावजूद भी हुआ। लेकिन जो लताड़, मैंने बताया कि लताड़ लगाने वाली जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद पासा चक्र का पहिया घुमा, और चक्र के पहिए के बारे में मैं बता दूं कि ईरान का बहुत नुकसान हुआ, इसमें कोई बहस नहीं है।
इसमें कोई मतभेद नहीं है कि ईरान का बहुत नुकसान हुआ। और लेकिन कई बार क्या होता है कि जब किसी का नुकसान होता है तो उसको उभरने में उसको उभरने में, ये बाहर निकलने में उस संकट से बरसों बरस लग जाते हैं, बरसों बरस लग जाते हैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ पूरा कूटनीतिक क्षितिज पर जो देख रहा हूँ, उसके हिसाब से ईरान युद्ध से मजबूत होकर के उभरा है। युद्ध में कमजोर होकर उभरना था उसको, वो मजबूत होकर के उभरा है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, और जो इंटरनेशनल खबरें जो देश विदेश से पिछले कई हफ्तों से जो खबरें आ रही हैं, उस खबरें बहुत साफ हैं कि ये इज़राइल और अमेरिका की साझा हार हुई है, जॉइंट डिफीट है। दोनों ने जॉइंटली हमला किया था, तो ये डिफीट जो हार की जो पगड़ी है, वो पगड़ी भी उन्होंने पहन ली है। और इज़राइल इसीलिए, इज़राइल में क्या है कि जो नेतन्याहू के जो करीबी चमचे हैं, जो वहाँ चाहते हैं युद्ध जारी रहे। और मैं आपको बता दूं कि इज़राइल का देखिए, पूरा इज़राइल की जो इकोनॉमी है, इज़राइल की जो एजुकेशन है, उनकी हेल्थ केयर है, ये तो सब यूएस कांग्रेस पास करती है। उनका क्या जा रहा? वो तो कॉलोनी है ना, ब्रिटिश, वो तो अमेरिकन की कॉलोनी है। उसका काम है एक पुलिस की बीट है वो, कि आप जो है गल्फ कंट्री में नजर रखो, दूरबीन से कहा क्या क्या हो रहा है। और ये जो राजा महाराजा जो एलाइज हैं अमेरिका के, वर्षों से जी। एलाइज है, वो एलाइज को आप वॉच रखें और उनसे दोस्ती रखें। और ईरान हमारे लिए एक परमानेंट नासूर है। ये ईरान जो है न्यूक्लियर भी बना रहा है, ईरान में बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। वहां 5000 साल पुरानी, जैसे भारत की सिविलाइजेशन है, ऐसे वहां भी 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। तो अमेरिका को क्या लगता है कि जो पुरानी सिविलाइजेशन है, वो भारत के खिलाफ क्यों पड़ा हुआ है, भारत के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? इसीलिए पड़ा हुआ है भारत के पीछे कि हमारी सिविलाइजेशन बहुत डीप रूटेड सिविलाइजेशन है हमारी। और जो डीप रूटेड सिविलाइजेशन है, उस सिविलाइजेशन से उसको बहुत खतरा है। तो ईरान से उसको खतरा है, हमसे, भारत से उनको खतरा है, परमानेंट एनिमी। और अब तो उसे पता लग गया कि देखिए, जो दोस्ती वगैरह के जो पाखंड था, वो पाखंड भी दूर हो गया। और आपके जहां आप बैठे हुए हैं, वहां तो नारे लगे थे अब की बार ट्रंप सरकार। तो उसका क्या खामियाजा हुआ, क्या क्या जो है उसका नतीजा निकला, वो सबने देख लिया। और मुझे लग सर रहा है नारे तो कि अमेरिका में लगे थे, यहाँ तो लगे थे। हाँ, ट्रम्प जब आए या तो अलग नारे लगे थे। यस, वो चुनाव प्रचार की रैली होती है ना, कि एक वहां रैली होगी, एक यहाँ रैली होगी। तो बिल्कुल। चुनाव प्रचार की रैली होगी। तो लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो शांति समझौता है, जो पीस टॉक है, ये 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में इसको जो है एक किस्म से अमली जामा पहनाया जाएगा। सारी चीजें जो शांति वार्ता की जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो पूरी हो चुकी हैं। और ईरान की जहां तक बात है कि ईरान जो है पर प्रतिबंध थे 79 में, तब तो हम पढ़ते थे, कॉलेज में थे। तो 79 से ईरान पर प्रतिबंध थे। कितना उनका पैसा रोका हुआ है, विदेशों में पैसा रुका हुआ है, उनकी फंडिंग रुकी हुई है, सब कुछ रुका है। तो वो फंडिंग में तो बहुत जबरदस्त पैसा ईरान को मिलने वाला है, ये सबसे बड़ी राहत की बात है उसके लिए। और मैं ये मानता हूं कि जो 60 दिनों की जो ये जो न्यूक्लियर परमाणु जो समझौता है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, जो भी चीजें हो रही हैं न्यूक्लियर के क्षेत्र में, जो मतलब बेमतलब की लड़ाई हुई उनके साथ में, जी। उस पर 60 दिन तक एक नेगोशिएशन चलेगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, वो ईरान के लोग होंगे, ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, वो आपस में बैठेंगे। तो इसको कैसे करना है? और देखिए, ईरान इस बात पर अडिग है कि ईरान जो है कि हमारे जो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए, जो हमारा जो जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, उसमें तो हमको एक मिनिमम न्यूक्लियर हमको चाहिए। उसको तो उसकी आज़ादी तो नहीं हम आपको सरेंडर करेंगे। तो उस पर एक एग्रीमेंट है मोटा-मोटा, उसको कैसे एग्ज़ीक्यूट किया जाना है और कैसे नहीं किया जाना है। लेकिन सबसे बड़ी, व्यास साहब, जो सबसे बड़ी खबर ये है कि जो 20% दुनिया का जो ऑयल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, जल डमरू मध्य से जो आता है, वहां से आएगा। और ये किस्म से 4% की गिरावट ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में हो गई है। ऑयल प्राइसेस में चार है ये। प्रतिशत यस, 4% के। और ऑयल प्राइसेस देखो, हम लोग बहुत ज्यादा, हमारे लिए बहुत खुशखबरी है ये, कि एक जी। तो देखिए, रातों रात तो जादू की छड़ी नहीं चलेगी,
लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो हमारे ऑयल की जो कमी है, गैस की जो कमी है और ख़ास तौर पर आपके सूरत में, राजकोट में जहाँ एलपीजी और गैस और ये सारी चीज़ों की कमी से ये फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, लोग भूखे-प्यासे किसानों को काफ़ी मज़दूर, तकलीफ लेबर है सर। जी, वो किसानों को वो सर डीज़ल नहीं वापस मिलता, आएँगे। काफ़ी तकलीफ है। जी, जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें बहुत अच्छा हो रहा है कि ये चीज़ें वापस बैक टू ट्रैक पे आ रही हैं कि चलो एक विध्वंस हुआ। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं थे। उस युद्ध में हम कहीं भागीदार नहीं थे। नहीं, ना हम ईरान की तरफ से थे, ना इज़राइल की तरफ से थे। लेकिन हमारा जो मोदी जी जिस तरह से गए वहाँ, हमले होने के 24 घंटे पहले वहाँ पर थे। तो उन्होंने वो जानबूझ के गए वहाँ, डिलिबरेटली गए वो। और वो अमेरिका को खुश करने के लिए वो वहाँ गए। कोई मतलब नहीं था कि एक जहाँ इतने देशों ने इज़राइल को बायकॉट किया हुआ है, उस पर सैंक्शन लगा रखी हैं। नेतन्याहू के खिलाफ बहुत दुनिया में माहौल है। ऐसे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, ऐसे राक्षस मैं कहूँगा कि जिसने गाज़ा में बेकसूर 18,000 बच्चों को मारा और बेकसूर बच्चे, बिलखते हुए बच्चे, भूख से तड़पते हुए बच्चे, उन पर हमले किए, हॉस्पिटल्स में हमले करवाए इज़राइल ने। और ये जो चीज़ हो रही है, ये मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू को माफ़ करेगा ऊपर वाला भी और इंसानियत भी उनको कभी माफ़ करेगी। तो मेरा सर ये कहना है कि एक ब्रेक थ्रू हुआ है और ईरान का जो कद है, वो मुझे लग रहा है सबसे ऊपर बढ़ा है इससे। और हम ये कह कह सकते हैं कि ईरान ने दुनिया को, बड़ी-बड़ी ताकतों को ये दिखा दिया कि प्रतिबंधों के बावजूद भी अगर कोई हमारी सॉवरेनिटी पर हमला करेगा, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। जी, यही मैं कहना चाहता हूँ। जी, सर एक अच्छी बात ये भी हुई कि अभी ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह यूरोपियन देशों ने तो प्रतिबंध हटाने की भी बात कही है, जैसे आप बता जी, रहे थे। और भारत के लिए भी हॉर्मुज़ में से जो आता है करीब 50% के करीब ऑयल और गैस वहां से आता है। हमारे वहाँ बड़ी शॉर्टेज है यूरिया की, वो भी जी, मैं मानता हूँ कि इससे सहूलियत बढ़ेगी। तो सर ये आप मानते हैं कि समझौता तो टिकेगा? और दोनों, क्योंकि दोनों काफी मार खा चुके हैं और दोनों में से एक के पास भी अब आगे चलने के लिए शायद जो रिसोर्सेस चाहिए वो नहीं है। इज़राइल अभी भी कहीं न कहीं सर ऐसा एक अशुभ संकेत दिमाग में आता है कि नेतन्याहू, मैं नेतन्याहू को हिटलर से भी खराब समझता हूँ। जो जी, होलोकास्ट की भी जो बातें थी, वो होलोकास्ट से भी नीच काम इसने किए हैं। तो जी, ये शायद एक मुद्दा देखने लायक होगा। मगर सर अब जो आप विदेशी बाबतों के भी अच्छे आप उस महारत रखते हैं, आप जानकारी रखते हैं। तो सर पहले ऐसा था कि अमेरिका सबका माई बाप था और ये सब जो गल्फ स्टेट्स है वो सब अमेरिका को पेट्रोल डॉलर भेजते रहते हैं और वो उनकी खातर बर्दाश्त करता रहता। अभी इक्वेशंस बदलने वाले हैं। अभी इनको भी पता चला है कि अमेरिका इनका कोई रक्षण वक्षण कर नहीं सकता और इनको ईरान के साथ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तालमेल बिठाना पड़ेगा। तो सर ये बदलते हुए संयोगों में क्या गल्फ कंट्रीज जो खास करके यूएई है, बहरीन है, मस्कत है, वो देशों के ईरान के साथ के जो संबंध है उसमें बदलाव आएगा सर? मैं ये मानता हूँ सर कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये इसने ईरान का एक उस पूरे क्षेत्र में, खाड़ी में एक सिक्का जमा दिया है। और ऐसा सिक्का जमा दिया है, एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसकी जो टेक्नोलॉजी उसके पास है, जो उसके पास हथियार है, जो उसके पास जितने भी मिसाइल्स, जो उनका प्रोग्राम था, मिसाइल प्रोग्राम, वो मिसाइल प्रोग्राम को उसने पूरा गल्फ को हिला के रख दिया। और जो पिट्ठू थे, मुखबिरी करते थे जो कंट्रीज, और जो सरेंडर है अमेरिका के सामने, वो तमाम कंट्रीज को सामने अब ये पता लग गया कि भैया अमेरिका तो आपको बचाने बाद में आएगा। पहले आप जो है ये पड़ोस में जो ईरान बैठा हुआ है, और ईरान की ज़मीन भी बहुत ज़बरदस्त है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ईरान बहुत आगे बढ़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में ईरान ने कमाल कर दिया। और ईरान की एक और ख़ासियत है कि जो इस युद्ध में देखने को मिली कि लोग जो है, जब इज़राइल इज़राइल था, जब युद्ध हुआ तो इज़राइल से लोग भाग रहे थे। बॉर्डर से बड़ी तस्वीरें आई उसकी, कि इज़राइल से लोग छोड़-छोड़ के लाइनों में लग के पैदल जा रहे थे लोग।
जब हमला हुआ, जब ईरान ने हमला किया इज़राइल पर, जवाबी हमले किए। लेकिन ईरान के मामले में बिल्कुल उल्टा हुआ। मेरे जितने दोस्त ईरान में हैं, मेरे दुनिया में जितना भी दोस्त है और जो ईरानियों के दोस्त हैं, उनका ये कहना है साहब कि जैसे ही वार शुरू हुआ, ईरान के लोग यहाँ काम-धाम छोड़ के, ताले लगा करके या अपने घरों को खुला छोड़ के अपने देश वापस चले गए। जबकि शहीदी देने हमारे को यहाँ तैयार थे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमला होता है तो हमला करके लोग सेफ जोन की तरफ भागते हैं। ईरान जी, में उल्टा हो रहा है। ईरान में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन यूरोप के दूसरे मुल्कों में जो ईरानी थे, वो ईरानी वापस अपने परिवार के साथ में वापस गए कि हमने अपनी मातृभूमि को से लड़ने के लिए हम ईरान जा रहे हैं। ये भावना मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी देश, भारत में भी ये भावना नहीं है। ना तो नहीं है सर। ऐसे लोग, और ऐसे जी, जी। सही, ऐसे लोगों को सैल्यूट करना चाहिए ईरानीज़ को। और देखिए ईरान हमारा दुर्भाग्य, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो ईरान सदियों से भारत का दोस्त है। मैं तो, आपने सवाल तो पूछा गल्फ कंट्रीज़ का। मैं तो कह रहा जी, हूँ कि हम लोग जब प्राचीन काल में जो हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमारा जो व्यापार होता था सर, बांग्लादेश से लेकर के पैदल हमारी व्यापार चलता था। और वो जी, जो मलमल होता था, वो जाता था ईरान, और पर्शिया में। पैदल यहाँ से क्योंकि पाकिस्तान जी, तो हमारे तो बेसिकली, ईरान तो भारत का पड़ोसी था ना। क्योंकि जी, आज की तारीख में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर ईरान है। तो जी, ये जो हमने जो दोस्ती उससे तोड़ी, किसी के ब्लैकमेल के जरिए तोड़ी, अमेरिका के सरेंडर के आगे तोड़ी। और मैं इसको भी ब्लेम नहीं करूंगा, इन्होंने तोड़ी। ये मनमोहन सरकार में भी ये सरेंडर शुरू हुआ था कि भाई हम लोग प्रेशर में थे और ईरान को लगता था कि देखो, अमेरिका ने बहुत फंडा साफ कर लिया कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, और इसलिए भारत भी हमारा एंटी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो उसको साझा नहीं कर रहे हैं या साथ नहीं चल रहे हैं, उनको प्रतिबंध लगाने चाहिए। तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो थी, उसके तहत हमें भी झुकना पड़ा, और हमें आज उसकी हमने कीमत चुकाई कि हमको जब हमारे साथ कितना सस्ता तेल ईरान हमें देता था, उधार भी देता था, क्रेडिट पे देता था, पैसा वो कहता था इंडियन रुपीज में पेमेंट करो। तो आप ये बताइए कि कहाँ, कौन ऐसा दुनिया का देश है, ईरान जैसा देश, हमने उसको ऐसे ऐसे मौके पर गच्चा दिया कि जब ईरान को हमारी भारत की सख्त सख्त जरूरत थी। और कोई ब्लैकमेल था, ये टोटल ब्लैकमेल है। आप इसको, आप किसी भी रूप में एपिस्टेन फाइल से जोड़ के देखें, या किसी भी हमारी जो कूटनीतिक विफलता के तौर पर देखें, तो जाहिर सी बात है कि ईरान को हमने खो करके आज, आपने देखा होगा कि भारत के संदर्भ में ये भी कहना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान के खिलाफ जो वो हमारे यहाँ वो भेजता है, टेररिस्ट भेजता है, ट्रेनिंग कैंप लगाता है, दुनिया में भारत को नीचा दिखाता है, ऐसे मौके पर ईरान ऐसा देश था। आप 10 एग्जाम्पल है, जब ईरान जो है यूनाइटेड नेशन में भारत को सपोर्ट किया उसने। इवन जी, कारगिल की लड़ाई में उसने भारत में तो कारगिल की लड़ाई कवर की। तो वो जी, कारगिल की लड़ाई में जिस तरह से पाकिस्तान हमारे यहाँ दंगे फसाद करवाना चाहता था, उसने अपने अपने यहाँ भेजे, हमारे यहाँ अपने अपने लड़ाकू भेजे हमारे देश को कम अटैक करने के लिए। तो जब इतिहास लिखा जाएगा तो ईरान के साथ भारत की जो जिसको कहते हैं सहानुभूति थी, दोस्ताना था, रिश्ता था, प्यार था, और एक कूटनीतिक सद्भाव था, वो दिखाया। और मैं ये मानता हूँ कि जो आपने सवाल कहा कि मैं ये मानता हूँ कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स चेंज होने वाली है। वो इसलिए चेंज होने वाली है कि देखिए, अगर ये गृह युद्ध होता और ये एक्सपेंशन होता है इस युद्ध का, इस वार का, तो ये वार जो है हमारे पाकिस्तान के ऊपर से गुजरता। जी, हम भी उसके लपेटे में आते हैं। जाने जी, अनजाने हम भी उसके लपेटे में आते हैं, और ऐसी हालत हो जी, जाती कि हमको हमको कहीं न कहीं युद्ध में, क्योंकि हमको फोर्स करता अमेरिका, हमको ये तो सरेंडर कर देते हैं। अमेरिका हमको फोर्स करता है कि ईरान के खिलाफ आप जो है, आप हमारे सैनिक अड्डे दे दो। तो ये वार अगर एक्सलेट करता, तो ज़ाहिर-सी बात है कि परमाणु युद्ध भी हो सकता था, हम उससे बच गए। और मुझे लग रहा है कि अब 2 बड़ी शक्तियाँ चूँकि ईरान के पीछे खड़ी थी, हम भी वो रोल निभा सकते थे, लेकिन हमने नहीं निभाया, हम चूक गए। रूस था और चीन था। ये चीन था। जितने भी वहाँ एयरक्राफ्ट वगैरह थे, हम हम तो इज़राइल की मदद कर रहे हैं। इज़राइल की फैक्ट्रियाँ लग गई हैं। आंध्र प्रदेश में बाकी जगह फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं उनकी।
और वो फैक्ट्रियां गन बनाने की फैक्ट्रियां, कई तरह की फैक्ट्रियां ईरान इजराइल की हैं, तो हम लोग उसको आर्म सप्लायर है। आज की तारीख में इजराइल का सबसे ज्यादा जो छोटे स्मॉल आर्म्स है हम सप्लाई कर रहे हैं। तो भारत एक जोनासाइड एक देश जो कर रहा है उस कंट्री के साथ खड़े हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो घटना हुई है व्यास साहब, इसने पूरी जियो पॉलिटिक्स को बदल दिया है और भारत पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा आने वाले वक्त पर। फिलहाल तो हम जो महंगाई की और भुखमरी की जो हालात हमारे देश में है और पेट्रोल और गैस का जो संकट खड़ा है, हमारे लिए तो वरदान यही है कि जिसको कहते हैं ना भागते चोर की लंगोटी, अरे हम जी हमारे तो तबाह कर दिया इकोनॉमी को। और उसी का असर हुआ कि देखिए बम्बई शेयर मार्केट में जो डाउन चला जा रहा था उसमें कुछ उछाल आया है, कुछ बैलेंस ठीक होने की उम्मीद है। और मुझे जी लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इस युद्ध ने नया वर्ल्ड ऑर्डर लिख दिया। और वियतनाम के बाद आपको क्या अफगानिस्तान में भी तो मार खा के गया, अमेरिका हार के अमेरिका कहीं भागा, भी तालिबान कोई भी वॉर सर, अमेरिका कहीं डिसाइसिवली जीता ही नहीं है कोई भी। जीता ही नहीं है। वियतनाम से लेकर के आप अफगानिस्तान में आ जाइए ताकि आप कोल्ड वॉर में जाइए। और अभी आप जो है देखिए कि यहाँ पर ये ट्रंप और अमेरिका ये हार करके सर झुका करके बाहर निकले हैं। और इससे जी मुझे लग रहा है सर कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इससे लिखा जाएगा, एक नई तस्वीर लिखी जाएगी। जी और जी भारत, मुझे बड़ा अफसोस है कि ये जो दुनिया का जो नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जा रहा है इसमें भारत कहीं नहीं है। भारत हिस्ट्री क्रिएट कर सकता था। भारत ये जी कूटनीतिक स्तर पर ये कहता है इजराइल को जाकर के कि खबरदार, आप ये डराओ लेकिन युद्ध मत करो, युद्ध करोगे तो हम मारे जाएंगे। क्योंकि हमारे जी हमारे जो गरीब लोग हैं जो सुबह शाम सुबह का कुआं खोदते हैं फिर पानी पीते हैं, जो डेली मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, और हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों को, कितनी शर्म की बात है, 80 करोड़ लोगों को हम बड़े फक्र के साथ बोलते हैं कि हम राशन पानी दे रहे हैं। तो 5 किलो हमारा अनाज देश देते हैं। सबसे ज्यादा 5 किलो अनाज देते हैं। तो ये जी मुझे लग रहा है सर कि बहुत खतरनाक स्थिति है ये। और ये भारत के लिए, भारत इतिहास लिखने में पिछड़ गया, एक नया इतिहास जी लिख सकता था। भारत अगर जी इज़राइल को बोलता, इज़राइल तो हमारा दोस्त था ना, आपने तो दोस्त बना दिया, उसकी गोद में जाके बैठे हो। आप कह सकते थे कि ये युद्ध बंद करो, युद्ध मत करो, युद्ध मत करो, और युद्ध नहीं होता तो आज ये हालात हमारी इकोनॉमी की नहीं होती। सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। आखिरी 2 प्रश्न। जी, एक, जी, क्या आपको लगता है कि कूटनीति के मामले में पाकिस्तान ने हमको धोबी पछाड़ दी है? इसका जो ईरान के साथ का पूरा मसला और जिस तरह से पाकिस्तान की कूटनीति चली, भारत बिल्कुल मूर्ख सा पुरवार हुआ है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि अमेरिका में मध्य सत्र चुनाव आ रहे हैं नवंबर में, जी। हुँ, और नेतन्याहू को चुनाव फेस करने हैं अक्टूबर में, लास्ट वीक में। जी, अब लिकुड पार्टी जो उसकी है, उसके सामने 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का टुगेदर पार्टी करके नया संगठन तैयार हो गया है। देयर आर एवरी चांसेस नेतन्याहू एंड हिज पार्टी विल लूज द इलेक्शन। तो जी। ये दोनों इलेक्शंस की भी परछाइयां इन पे पड़ी है। मैं बस उसके क्या सर असर मैं है? 2 और हाँ, कूटनीति जी, के जी। बारे में पाकिस्तान ने हमें जो मात दी है, उसके बारे में आपका क्या सर कहना है? सर वो तो देखिए ऐसा है कि हमारी जो अपनी लीडरशिप की स्पाइनलेस लीडरशिप नहीं होती है हमारी, तो अमेरिका की जी इतनी हिम्मत नहीं होती है। अमेरिका ने देखिए अमेरिका ने क्या किया कि उसको पता है कि पाकिस्तान को हमारे लोग, हमारी जनता पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त माहौल भारत में है। हम सब लोग पाकिस्तान को मानते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन कंट्री है, एनिमी कंट्री है, और उसको उन्होंने तवज्जो दिया। और आज हालत ये हो गई कि जो भारत में टेररिज्म का एक्सपोर्ट करता है, भारत में आतंकवादी कैंप चलाता है, हमारे निहत्थे लोगों को, जिसने दसियों वारदातें जो हुई, वो पाकिस्तान और आईएसआई के थ्रू वहाँ की मिलिट्री ने की। तो सवाल तो ये है कि पाकिस्तान को जिस तरह से जो आतंकवाद फैलाता है, उसको आपने पीस का एक बड़ा भारी पुजारी बना दिया, पीस का, शांति यस का पुजारी बना दिया। तो शांति का पुजारी बनाया, ये भारत की कूटनीतिक विफलता है। और एक देश जो दूसरे देश में आतंकवाद फैलाता है, उसको आपने पुजारी बनवा दिया। उसको वो पंचायत कर रहा है, वो नेगोशिएशन कर रहा है। हमको नेगोशिएशन करनी चाहिए, हमको मीडिएशन करना चाहिए था। हमारी जगह गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया, और ट्रंप का बड़ा रोल है इसमें। ट्रंप ने ये सब किया, भारत को नीचा दिखाने के लिए किया। जब हमारे लोगों को हथकड़ी पहना के भेजा गया, वो क्या था?
नीचा दिखाने के लिए, तो वो एक उसने बदला लिया। दूसरा आपने कहा कि ये जो अमेरिका में इलेक्शंस हो रहा है, मिड टर्म इलेक्शंस हो रहा है अक्टूबर में, और ये वहाँ इज़राइल में भी हो रहा है। इज़राइल में ये भी हो रहा है। दोनों कंट्रीज में जो इलेक्शंस हो रहा है, उस इलेक्शंस का ये शांति वार्ता से सीधा संबंध है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त माहौल है और इतना बड़ा उसकी जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है, वो पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत गिर गया है। ट्रंप को ये लग गया था कि अगर ये युद्ध बंद नहीं हुआ, युद्ध से मैं बाहर नहीं निकला, तो मेरी बुरी हार होगी और हिस्ट्री में एक कलंक के तौर पर मुझे अमेरिकन याद करेंगे। तो उन्होंने इसीलिए किया कि किसी तरह इज्जत बच जाए मेरी, तो युद्ध से पहले शांति हो जाए, ताकि वहां के जो चैलेंजेस आए वहां की इकोनॉमी में, वहां जो लोग कह रहे हैं कि भाई तुम युद्ध क्यों लड़े, इतने खरबों डॉलर आपने अमेरिकन टैक्स पेयर के खत्म कर दिए, तो जो मिडिल क्लास है, जो सिविल सोसाइटी है अमेरिकन की, वो अमेरिकन की को उसको गुस्सा शांत करने के लिए ये मजबूरी थी कि आज 19 तारीख 20 तारीख को उसने ये इसको अमली जामा पहनाना था और ये उसने रोड मैप बनाया था और युद्ध करने के लिए वो इतना आमादा था कि इसीलिए उसने नेतन्याहू को बोला यू शट अप। तो यू शट अप जो बिल्कुल, उसको किया, वो इसीलिए किया कि उसको चुना, क्योंकि उसको अपने मुंह पर कालिख नहीं पुतवानी थी, इसीलिए उसने युद्ध खत्म करवाया जल्दी से जल्दी। इतना ही कहना चाहता हूँ सही सर मैं। बात। थैंक यू बिल्कुल सर। सही बात है सर। आखिरी सर चलते-चलते भारत ने क्या पाया, क्या खोया? आपने कहा काफ़ी कुछ है। हम मूर्ख जी पुरवार हुए, एक अवसर चूक गए, इतिहास में हस्ताक्षर करने की एक तक थी हमारे लिए, अपॉर्च्युनिटी थी, वो हमारे हाथ से चली गई। मगर जियोपॉलिटिक्स की जब बात करें, तो चाबहार जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री बढ़ चढ़ के बात कर रहे थे कि चाबहार से तो हमारी अर्थव्यवस्था का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो भी हमने छोड़ दिया। तो ये पूरी इसमें पूरी ये 104 दिन चला है, उसमें भारत ने पाया क्या? देखो साहब, हमने पाया कुछ नहीं, हमने खोया। पाया कुछ नहीं हमने। हमने अपनी इज्जत खोई, हमने अपनी कूटनीति खोई, हमने अपनी इकोनॉमी को गर्त में डाला, हमने इज़राइल को प्रेशर करके, लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा तो दोस्त है इज़राइल, हम अकेले दुनिया में इज़राइल के दोस्त हैं, अमेरिका के। अमेरिका तो उसका कॉलोनी है, अमेरिका की तो वो कॉलोनी है, लेकिन हम तो कॉलोनी है। हमारी तो वो कॉलोनी नहीं है, हमारा वो दोस्त है। और नेतन्याहू से गले मिलने चले गए। ये चाहते, अगर हमारी जो गुटनिरपेक्ष जो नीति थी भारत की, तटस्थ रहने की नीति, किसी महाशक्ति से हम दूर रहेंगे, अगर हमारी उस नीति पे हम चल रहे होते, तो ये युद्ध नहीं होता। ये युद्ध होना भारत की सबसे बड़ी विफलता है। दूसरी विफलता जी, है कि हमने ये युद्ध होने दिया। मोदी जी युद्ध के 2 दिन पहले ट्रंप से गले मिल रहे थे। वहाँ रेड कारपेट वेलकम हो रहा था। वहाँ का बहुत बड़ा अवार्ड, जिसके बारे में दुनिया ने कभी सुना ही नहीं, वो अवार्ड भी लेने चले गए वहाँ की पार्लियामेंट में। और वहां की पार्लियामेंट ने बायकॉट किया इनका। आप ये देखिए, जो ये सारा इंटायर अपोजिशन ने इनका बायकॉट किया। आप ये लिकुड बताइए कि पार्टी एक को छोड़ मेहमान के का। सब लोग बाहर निकल गए थे सर। अकेली यस, लिकुड पार्टी वाले ही रहे थे, बाकी के सब निकल गए यस। थे। आप ये बताइए कि हम कितना भी दुश्मन देश हो, इवन पाकिस्तान का कोई गेस्ट आएगा तो हमने हमारे जो अपोजिशन पार्टीज के लोग बाइकआउट नहीं करेंगे। तो कितना हाँ, गुस्सा, एक एक आदमी जो राक्षस है, जिसको मैंने शुरू में कहा था कि उस सही। आदमी को आप गले मिलने चले गए, क्या वेस्टेड इंटरेस्ट आपके। तो इसीलिए तो लोग सारी चीजों को एपिस्टीन फाइल से जोड़ रहे हैं। ये एपिस्टीन जी, फाइल का मुद्दा नहीं होता, एपिस्टीन फाइल में महामानव नहीं फंसे होते, तो भारत को ये दिन नहीं देखने पड़ते। हमारी जी, कूटनीति की बुरी हालत है, जर्जर हालत है, दुनिया हम पर हंस रही है, हम छोटे छोटे मुल्क हमें आंख दिखा रहे हैं, हमारे पड़ोस में हम आइसोलेट हो गए हैं। तो ये दुनिया में जो हमारी इज्जत जो मिट्टी में मिली है, ये जी सर। कूटनीति जो होती है, ब्यास साहब, एक कूटनीति को बनाने में 40-40, 50-50 साल, 100-100 साल लगते हैं। सर और सर हमने महा 5-7 सर साल में अपनी महामानव तो कूटनीति को। सर महामानव तो अमेरिका में भी फंसे हैं, नॉर्वे में भी फंसे, अदानी के मामले में। जी, सब जगह फँसे। और ये आपने आपने ये बताइए कि जहाँ-जहाँ अडानी के लिए क्या आप झोली फैला रहे हैं, आप नतमस्तक हो रहे हैं, आप लेट रहे हैं उन हाँ, दुनिया के देशों के आगे, क्योंकि अडानी का पैसा, अडानी का फायदा हो जाए। और देश में गरीब, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पावर में जब नहीं रहेंगे, इन्होंने देश को गरीबी में धकेल दिया है। जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ रखे थे, गरीबी की रेखा से ऊपर थे, वो गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। मिडिल क्लास जो लोगों को रोजगार देता था, मिडिल क्लास जो अपने घर में और लोगों को भी सपोर्ट करता था, फैमिली को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को,
वो सब तबाही पिछले 12 साल में हुई। नोटबंदी जी। से लेकर के कोविड मिसहैंडलिंग, जीएसटी मिसहैंडलिंग, दुनिया में हमारी कूटनीति की मजाक उड़ रहा है, हमारे विदेश मंत्री का मजाक उड़ रहा है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस का, हमारी वित्तीय नीतियों का, हमारे प्रधानमंत्री का जो जीके है, उनका जो नॉलेज है और किस तरह से वो गलमैया लगते हैं और हाँ, 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 यही करते हैं। पूरी दुनिया हँसती है, हम तो डेवलपमेंट से बात करते हैं, लेकिन हम लोग भी सर झुका लेते हैं और क्या कर सकते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, काफी मजा आया। आज आपसे पहली बार साक्षात्कार हुआ, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे चैनल के लिए, हमारे दर्शक मित्रों की, सबकी ओर से, मेरे साथियों जी, की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत-बहुत, धन्यवाद बहुत और शुक्रिया। मिलते रहेंगे सर। गॉड जी, ब्लेस नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, नमस्कार।